दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ऐप पर हर मंडे टेस्ट होता है और ये उसकी आंसर की है वीडियो सॉल्यूशन है। आपके कौन से उत्तर गलत हुए आप देख सकते हैं अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट किया है। नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारे एंड्रॉयड ऐप को आप डाउनलोड करें और हर मंडे 9 से 5 बजे आप टेस्ट दे सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। इसमें इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मिक्स क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपको डिटेल से कारण सहित उत्तर बताएंगे कि इनका उत्तर क्यों और कैसे आया। लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों क्वेश्चन से शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1। आज क्वेश्चन में थोड़ी गलतियां हैं दोस्तों, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें लिखते समय गलतियां हो गई। तो सवाल था कि दो अल्टरनेटर समांतर क्रम में परिचालित है जिनमें से एक की फ्रीक्वेंसी 40 हर्ट्ज और दूसरे की 50 हर्ट्ज है। ये हिंदी में 60 हर्ट्ज लिखा हुआ था तो ये गलत है, इंग्लिश को सही माने आप, 50 हर्ट्ज है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पीड ऑफ सेट, यानी इस सेट की अधिकतम गति कितनी हो सकती है वो आप हमें बताइए। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस सेट की मैक्सिमम गति मतलब दोनों एक साथ एक स्पीड से चलेंगे, तो हम सभी जानते हैं कि दोनों की जो गति होगी वो बराबर होगी, यानी n1 n2 के बराबर होगा। और n1 n2 का मतलब है सिंक्रोनस गति। जैसा कि हम सभी जानते हैं सिंक्रोनस गति के लिए फॉर्मूला होता है F इंटू 120 बटा पोल। तो हम पहले के लिए क्या करेंगे, F इंटू 120 बटा पोल 1 और पोल 2 करेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखो पहले की जो फ्रिक्वेंसी है वो 40 हर्ट्ज है और दूसरे की 50 हर्ट्ज है, यानी अगर आप ध्यान से इनके रेशियो को देखें तो रेशियो आया 4:5। 4:5 का मतलब है कि पहले में पोल होंगे 8 और दूसरे में पोल होंगे 10। ठीक है दोस्तों। अब 8 पोल और 40 हर्ट्ज वाले की आप गति निकालिए, 10 पोल और 50 हर्ट्ज वाले की आप गति निकालिए। दोनों मामले में आपका आंसर जो है वो 600 आरपीएम ही आएगा। इसलिए इस सेट की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 600 आरपीएम हो सकती है। ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा। आप दोनों की स्पीड कैलकुलेट करके मिलान जरूर करें, n1 और n2 दोनों को कैलकुलेट करें, वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। अगला सवाल है कि किसी भी परिपथ में 3 एक समान प्रतिरोध है, यानी समान मान के हैं। 18 वोल्ट सप्लाई पर वो सीरीज में जुड़े हुए हैं जहां परिपथ में कुल करंट 1 एम्पीयर प्रवाहित होता है। प्रत्येक प्रतिरोधक का मान बताइए। देखो समान मान के प्रतिरोध है, इसका मतलब कि यदि हमें टोटल प्रतिरोध का पता लग जाए तो उसमें 3 का भाग दे देंगे, प्रत्येक की वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि 3 प्रतिरोध है और तीनों बराबर मान के हैं। हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। दोस्तों कुल प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए हमें कुल वोल्टेज और कुल करंट का पता होना चाहिए, जो कि दोनों सवाल में दिया हुआ था। 18 वोल्ट और 1 एम्पीयर करंट दिया हुआ था, इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस जो है सर्किट का 18 ओम है। अब इसमें 3 का जब भाग देते हैं तो प्रत्येक का मान कितना होगा, 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम, यानी तीनों 6 ओम के लगे हुए हैं। नेक्स्ट हमारा सवाल है कि विद्युत दाब नापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है। देखिए इलेक्ट्रिकल प्रेशर जो होता है दोस्तों वो ईएमएफ को ही कहा जाता है, और ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और विद्युत वाहक बल नापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग होता है। साधारण सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन सभी का सही हुआ होगा। बी उत्तर यहाँ अपना सही रहेगा। अगला सवाल है कि 11 वोल्ट बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, कितने ओम का लोड प्रतिरोध संयोजित करें ताकि उसे 11 वोल्ट मिले। देखो भाई ध्यान से देखना, 12 वोल्ट की बैटरी है, 11 वोल्ट बाहर मिलना चाहिए, इसका मतलब अंदर कितना ड्रॉप हो रहा है, 1 वोल्ट, यानी 1 वोल्ट ड्रॉप करवा रहा है कौन, 0.5 ओम का एक प्रतिरोध। इसका मतलब उस प्रतिरोध में से धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर। यानी जब करंट 2 एम्पियर अंदर से प्रवाहित हो रही है तो इस 11 वोल्ट वाले प्रतिरोधक में से भी कितनी प्रवाहित होगी, 2 एम्पियर। तो आंसर आ जाएगा 5.5 ओम। ए उत्तर सही रहेगा। यानी बाहरी सर्किट में 5.5 ओम का रेजिस्टेंस हम अगर लगाएंगे, अंदर 0.5 ओम का है, टोटल 6 ओम हो गया। 12 वोल्ट की सप्लाई पर 2 एम्पियर करंट चलेगी तो 1 वोल्ट अंदर और 11 वोल्ट बाहर लोड रेजिस्टेंस को मिल जाएगा। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। अगला सवाल है कि चित्र देखकर रेती की पहचान करें। एक फाइल दी गई थी जिसमें 2 कटिंग एंगल दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 51 डिग्री का और दूसरा दिया हुआ है 70 डिग्री का।
तो सीधी सी बात है, दो एंगल दिए हुए हैं तो डबल कट कहलाएगी। डी उत्तर हो जाएगा। फाइल का नाम है डबल कट फाइल, यानी दोनों तरफ से, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरफ ये फाइल कटिंग करती है। एम्पियर टर्न प्रति वेबर किसकी इकाई है? तो ये रिलक्टेंस की यानी प्रतिष्ठम्भ की इकाई होती है। वैसे भी देखो परमेबिलिटी है तो हेनरी प्रति मीटर में होती है, और अगर रिलेटिव लेते हैं तो इकाई होती है। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स घनत्व जो है ये आपका वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला में, और एमएमएफ जो है ये एम्पियर टर्न में होता है। अगला सवाल है कि द रिजल्ट ऑफ 01 इंटू 111, यानी 01 को 111 से जब मल्टीप्लाई करते हैं बाइनरी में तो उत्तर कितना आता है? देखो पहले इनको डेसिमल में कर लिया करो, फिर बाइनरी कर दिया करो, उत्तर आ जाता है। 01 का डेसिमल आता है 1 और 111 का आता है 7। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा? 7। अब 7 को जब आप वापस बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो वो आता है 111, और 111 को 4 बिट में लिखना है तो 0111 उत्तर हो जाएगा। यानी पहले डेसिमल कर लिया करो, फिर गुणा या भाग जो भी करना है वो करो, और उस डेसिमल वाले आंसर को फिर से बाइनरी में बदल दो, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल हाफ वेव रेक्टिफायर पर पूछा कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर कितना है? तो 1.21 होता है, और फुल वेव का 0.48 होता है। नेक्स्ट सवाल है, एक प्रतिरोधक 10 किलो ओम और 1 वाट पर रेटिंग किया गया, अधिकतम वोल्टेज बताइए। देखो वोल्टेज ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? P इंटू आर का अंडरूट। तो पावर 1 वाट है और रेजिस्टेंस 10,000 ओम है, इसका अंडरूट, और 10,000 का अंडरूट निकालते हैं तो उत्तर आएगा 100 वोल्ट, यानी 100 वोल्ट उत्तर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आर बराबर वी स्क्वायर अपॉन पी, फॉर्मूला बार बार अपन लिखते आए, तो वोल्टेज निकालने के लिए क्या हो जाएगा? P इंटू आर, और दोनों पर अंडरूट लगा देंगे। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा ओपन सर्किट का कारण नहीं है? देखो अगर रेजिस्टेंस जल जाएगा, फ्यूज जल जाएगा, या स्विच का कॉन्टैक्ट प्रॉपर नहीं होगा तो सर्किट एक ओपन की भांति बिहेव करेगा। जबकि परिपथ में फॉल्ट अगर आता है, फॉल्ट का मतलब क्या है? वो शॉर्ट भी हो सकता है, उसमें लीकेज भी हो सकता है, उसमें कोई ग्राउंड हो सकता है, इसलिए ये ओपन का कारण नहीं माना जा सकता। क्वेश्चन का आंसर सी करना है, परिपथ में दोष। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक थायरिस्टर है? देखो FET, BJT और IGBT ये तीनों ट्रांजिस्टर के प्रकार है, जबकि SCR और ट्राइक थायरिस्टर के उदाहरण होते हैं। वैसे ट्राइक जो है एक ट्रायोड वाल्व की श्रेणी में आता है, और ट्राइक जो है वो थायरिस्टर के उदाहरण है, SCR और ट्राइक। तो FET, BJT और IGBT ये तीनों तो ट्रांजिस्टर है, जबकि ट्राइक जो है वो थायरिस्टर का प्रकार है। प्रकाश तीव्रता की इकाई पूछी है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है वो कैंडला में होती है, ठीक है। ल्यूमन प्रदीप्ति फ्लक्स की है, स्ट्रेडियन सॉलिड एंगल ठोस कोण की है, और लक्स जो है ये इल्यूमिनेशन की है, ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। एक लक्स या एक ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर जो है वो बराबर होता है। नेक्स्ट सवाल है कि एक पैसिव फिल्टर में कौन सा घटक नहीं होता? देखो फिल्टर दो तरह के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव जो होते हैं उनमें डायोड, ट्रांजिस्टर और ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता है, जबकि पैसिव जो है उसमें कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर होता है। तो जो निष्क्रिय है उसमें डायोड नहीं होगा क्योंकि ये सक्रिय युक्ति है। अगला सवाल है, सर्किट ब्रेकर के आर्किंग कॉन्टैक्ट किसके बने होते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बार बार आपको देखने को मिला है, लेकिन है इंपॉर्टेंट, वैसे ध्यान रखें। कॉपर टंगस्टन मिश्र धातु के बनते हैं, ये कॉपर और टंगस्टन की मिश्र धातु होती है। और अगला सवाल था कि फर्स्ट एड की ABC में ए से क्या आशय है? सॉरी ये सवाल गलत हो गया, सी से आशय पूछा था हमने, सवाल ए का पूछा है, जबकि ऑप्शन मैंने सारे सी के दे दिए। कोई बात नहीं, मैं आपको तीनों बता देता हूँ। ए का मतलब होता है एयरवे, बी का मतलब होता है ब्रीदिंग यानी श्वसन, और सी का मतलब होता है सर्कुलेशन। तो यहाँ आपको ए का नहीं, सॉरी सी का करना था, ठीक है। वैसे सारे ऑप्शन सी पर ही दिए थे हमने, पर तीनों आप याद रखें, एयरवे, ब्रीदिंग और सर्कुलेशन। तो इस क्वेश्चन को मैं एडिट कर दूंगा, अगर आपने सर्कुलेशन किया है तो मैं आपका सही मान लूँगा यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। आइडियल कंडीशन में एक DC का रिवर्स वोल्टेज कितना होता है? देखो आदर्श अवस्था है तो हम सब जानते हैं कि DC जो है वो रिवर्स में कभी जाती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक ही अवस्था में चलती है, और उसको बोलते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसलिए अनंत माना जाता है। व्युत्पन्न वोल्टेज जो है वो कितना होगा? इनफाइनाइट होगा, अनंत होगा आदर्श अवस्था में। अगला सवाल है, निम्न में से किसका पावर फैक्टर यूनिटी नहीं होगा? रेजोनेंस सर्किट है,
तो रेजोनेंस का पावर फैक्टर हमेशा इकाई होता है, चाहे वो सीरीज रेजोनेंट हो या पैरेलल हो। डीसी का इकाई होता है, और इनकैंडिसेंट लैंप यानी उदीप्त लैंप का भी इकाई माना जाता है। तो शुद्ध कैपेसिटिव जो है इसका पावर फैक्टर 0 होता है। इसका जो पावर फैक्टर है वो 0 होता है, प्योर कैपेसिटिव का इकाई नहीं होगा। निम्न में से कौन सा एक वाट मीटर का प्रकार नहीं है? देखो, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक हमेशा वोल्ट मीटर ही होता है, लेकिन वोल्ट मीटर को वाट मीटर बनाया जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक वाट मीटर आता है, डीसी में होता है वो, खैर एसी में तो नहीं होता, लेकिन डीसी में कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एक वाट मीटर के रूप में हो सकता है, इसलिए इसको सही मानेंगे। इंडक्शन टाइप होता ही है, डायनेमोमीटर भी होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नाम से कोई वाट मीटर नहीं होता। ठीक है, तो डी उत्तर होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाट मीटर का प्रकार नहीं होता। अगला सवाल है कि निम्न में से किस मापदंड को बढ़ाया जाए ताकि वोल्टेज ड्रॉप कम हो? देखो, वोल्टेज ड्रॉप कम कब होगा? जब रेजिस्टेंस कम हो। यानी सवाल ये पूछ रहा है कि किसको बढ़ाएं तो रेजिस्टेंस कम होगा, मतलब रेजिस्टेंस किसके व्युत्क्रमानुपाती है, सवाल ये पूछ रहा है। तो लंबाई के समानुपाती है, पदार्थ की प्रतिरोधकता के समानुपाती है, और प्रतिरोध तो देखो बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप बढ़ना ही है। क्रॉस सेक्शन आएगा, क्योंकि प्रतिरोध जो है वो कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इसलिए क्रॉस सेक्शन को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस घटेगा तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम हो जाएगा। अगला सवाल है कि डीसी मशीन में शाफ्ट का जो टॉर्क होता है वो आर्मेचर टॉर्क से हमेशा कम होता है, और इसका कारण है घूर्णन हानियाँ, रोटेशनल लॉस बोलते हैं। अब कुछ कंफ्यूज हो गए होंगे मैकेनिकल लॉस में। देखो, यांत्रिक हानियाँ नहीं करेंगे, यांत्रिक हानियों में घर्षण और विंडेज दोनों आती है, इसमें केवल आपको घूर्णन हानियाँ, रोटेशनल लॉस ऑप्शन करना होता है, ये ध्यान रखें आप। सी उत्तर सही रहेगा। अगला सवाल है कि किस टेस्टिंग में शिखर गुणांक का मान आवश्यक है? डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन जब भी ज्ञात करना हो और आयरन लॉस ज्ञात करना हो, उस समय पीक फैक्टर का मान हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है। यानी डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेस्टिंग जो होती है वो पीक वोल्टेज के अनुसार होती है, क्योंकि जो वोल्टेज स्ट्रेस आती है वो पीक वोल्टेज के अकॉर्डिंग ही आती है। अगला सवाल है, भारतीय मानकों के अनुसार कौन सा एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है? डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर वो होता है जिसकी सेकेंडरी साइड में 440 वोल्ट हो। तो 440 वोल्ट के लिए अगर ऑप्शन देखें तो डी उत्तर रहेगा, 11 किलो वोल्ट ऑब्लिक 0.4 केवी। 0.4 केवी का मतलब है 400 वोल्ट। डी उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। और अगला सवाल है कि इंसुलेशन प्रतिरोध का सही सूत्र क्या है? देखो, रेजिस्टेंस निकालना है तो पहली बात तो है कि फॉर्मूला V/I होना चाहिए। तो पहले और दूसरे में तो देखो वोल्टेज करंट है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। और तीसरे ऑप्शन में I/V कर रहा है, इसलिए वो नहीं हो सकता, तो डी उत्तर है, वोल्टेज सप्लाइड बटे लीकेज करंट। यानी जितने वोल्ट सप्लाई दिया वो, और उसमें लीकेज करंट का भाग दे दो, उसके तार का इंसुलेशन प्रतिरोध कितना है हमें पता लग जाएगा। अगला सवाल है, क्लास ए एम्पलीफायर में जो कंडक्शन एंगल होता है वो कितना है? तो वो पूरे कंप्लीट साइकिल के बाद होता है 360 डिग्री का होता है। ये तो आप चारों का याद रखें, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी, सबका याद रखें। कंप्लीट साइकिल आएगा, ए जो है उसमें 360 डिग्री का होता है, बी में 180 डिग्री का होता है। अगला सवाल है, एक मोटर का फेज क्रम RYB है, लेकिन अनुरक्षण के लिए मोटर के कनेक्शन हटा दिए। अब ध्यान नहीं दिया कि कनेक्शन कैसे थे। तो निम्न में से किस फेज क्रम पर मोटर की घूर्णन दिशा वही रहेगी? यानी दोबारा कनेक्शन करते समय आप कैसे जोड़ोगे ताकि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कोई परिवर्तन नहीं आए? देखो, हम सब जानते हैं कि दो फेज बदलने से फेज क्रम बदल जाता है, और फेज क्रम बदलने से घूमने की दिशा बदल जाती है। इसका मतलब फेज क्रम समान रहेगा तो घूमने की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, और फेज क्रम समान तब रहता है जब तीनों फेज परिवर्तित हो जाए। देखो, पहले वाले में क्या हो रहा है, RBY, अगर ध्यान से देखें तो R अपनी जगह पर ही रह गया, Y और B बदले हुए, फेज क्रम बदल गया। दूसरे ऑप्शन को देखो, YRB, B अपनी जगह पर है, R और Y बदले, इसमें भी डायरेक्शन बदलेगी। डी ऑप्शन देखो, BYR, इसमें Y अपनी जगह पर है, B और R बदले। लेकिन सी ऑप्शन में देखो तीनों बदल गए। जब तीनों बदल गए तो फेज क्रम भी बदल गया, इसलिए मोटर, सॉरी, फेज क्रम नहीं बदला, इसलिए मोटर उसी डायरेक्शन में चलेगी। तो बस दोस्तों, यही थे आज के 25 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। ऐप डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें।
और किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो कोर्स आपके लिए अवेलेबल है।